नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाजरीन, रूस का यूक्रेन पर कब्जा शुरू हो गया है। शहर खरसून पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। इसी पर मबनी है आज का हमारा एक खास प्रोग्राम, जिसमें हम दो खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हां, रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर खरसून पर कब्जा कर लिया है। शहर के मेयर ने कहा है कि रूसी अफवाज ने रेलवे स्टेशन और खरसून की बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लिया है। शहर के मरकजी चौक पर रूसी फौजियों की मौजूदगी और रात के वक्त शहर की मरकजी इमारत के करीब लड़ाई की भी तस्दीक की गई है। आपको बताएं कि यह शहर मॉस्को के जेरे कंट्रोल क्रीमिया के करीब वाक़ है। दूसरी तरफ रूसी फौज अब यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव को भी कब्जे में लेने का मंसूबा बना रही है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूसी फिजाइया के दस्ते मशरक़ी यूक्रेन के शहर खार्किव में उतरे हैं। इसी बीच स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फिजाई हुदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, लेकिन अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां आयद करेगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज रात रूस यूक्रेन जंग के मसले पर वोटिंग भी होना है। इन्हीं तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आलमी उमूर के माहिर, साथ ही साथ रोबेंद्र सचदेव जी, आलमी उमूर के माहिर। दोनों खास मेहमानों का अपने खास पेशकश खबर दोपहर में हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे सर। बहुत शुक्रिया। चलिए हम शुरुआत करेंगे मुहिबुल हक साहब, सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। जो बाइडेन ने आज जो भी कहा है, पूरी दुनिया देख रही थी, यूक्रेन को भी काफी कुछ उम्मीदें थी। किस तरह से देखेंगे आप आज उनके खिताब को? देखिए, जो शुरू से अमेरिका का स्टैंड रहा है या बाइडेन का स्टैंड रहा है कि हम मिलिटरली तो इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली, मॉरली और जिस तरह से भी हो सकता है यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उन्होंने सैंक्शन की बात की और हार्शर सैंक्शन लगाएंगे, यानी रशिया को इस एग्रेशन के पास में वो आइसोलेट करना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है उनके हलीफ ममालिक भी, नेटो के बाकी ममालिक भी उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहली मरतबा यूरोप बहुत मुत्तहिद नजर आ रहा है इस पूरे इशू पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेरिका की पॉलिसी रहेगी वो इकोनॉमिक सैंक्शन को और सख्त किया जाए रशिया के खिलाफ। और हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह की सैंक्शन की पॉलिसी, जिसे आमतौर पे माशी दहशतगर्दी या इकोनॉमिक टेररिज्म भी कहा जाता है, जो इराक के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, आपने देखा सीरिया के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ अमेरिका ने लगाई थी। अब ये रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया एक इन्वेडिंग कंट्री है, इसलिए उनके पास जवाब भी पैदा हो गया है, उसका एक मोरल जस्टिफिकेशन भी उनके पास पैदा हो गया है, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया है, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है। तो इस तरह से उनके खिलाफ उनके पास एक जवाब भी पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ रोबेंद्र सचदेव जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि ज्यादा एग्रेसिव हो गया है रशिया, ज्यादा डेंजरस हो गया है, और एक दो दिन की ये प्लानिंग नहीं लग रही है। पूरा जो उनका वॉर मैप था वो तैयार था। किस तरह से आप इसको देखेंगे, अभी जो आगे बढ़ रहा है रशिया? अभी जो आगे बढ़ रहा है रशिया आगे बढ़ता रहेगा। अभी जहां अमेरिका बढ़ रहा है, अमेरिका भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और एक वक्त आएगा, कभी ना कभी, जल्द या देर में, जब क्लैश होगा रूस और नेटो का, रूस और अमेरिका का, वो रही लॉन्ग टर्म की बात। एब्सोल्युटली। देखिए, दोनों साइड्स अपने में रिजिड हैं टोटल जी। और जिस तरह की सैंक्शंस पे सैंक्शंस बिल्कुल काट रहे हैं, कट ऑफ करा जा रहा है हर चीज को रशिया को थ्रू द सैंक्शंस, राइट। मिलिट्री रूप से रशिया जा रहा है यूक्रेन में, और रशिया का पूरा मूड है, रशिया का था बॉटम लाइन है, यूक्रेन नेटो में नहीं जाना चाहिए, नेटो मेरी घेराबंदी कर रहा है, ये रुकनी चाहिए, नहीं रुकती तो मैं करूंगा। ओके, तो और पुतिन क्लियर इसमें है कि
किसी भी हद तक जा सकते हैं वो, उन्होंने ये माइंड बना लिया है, ये लगता है। और इधर अमेरिका का इस तरह का और बाकी दुनिया का देखिए, यूरोप और अमेरिका एकदम स्ट्रांगली इकट्ठे हो गए हैं। बाइडन इस समय, बाइडन ने अफगानिस्तान का जो अमेरिका का फेलियर था ना दुनिया की नजरों में, दुनिया की नजरों में और अमेरिका के अंदर भी नजरों में था, फेलियर है, उस फेलियर को अमेरिकन लोग भूल गए हैं। अब सब लोग कंबाइन हो गए हैं अमेरिकन, और उन्हें लग रहा है यहां तो बाइडन ने नेटो को कंबाइन कर दिया इतना तगड़ा, जो ट्रंप तो उनको बिखार रहा था। तो अब ये वेस्ट बन गया है। बार बार आप सुनेंगे ये वर्ड आता है कि वी इन द वेस्ट, हमारी यूरोपियन डेमोक्रेसी एंड यूरोपियन वैल्यूज। तो ये बहुत हार्ड ब्लॉक बन गया है और यहां रशिया जा रहा है। तो यूक्रेन में तो खैर आगे अनार्की कयास रहेगा। ओके, रशिया कुछ वहां पपेट वगैरह बिठा देंगे, हो सकता है ज़ेलेंस्की भाग के जर्मनी में यूक्रेनियन सरकार एग्जाइल बना दे। आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या ये सोचा गया था, जिस तरह से लगातार इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी, यूक्रेन इस तरह से रेजिस्ट करेगा, इस बात की उम्मीद थी? नहीं, मेरे को ये उम्मीद थी कि जब ये लड़ाई शुरू हो गई, कि लड़ाई कर दी, पुतिन ने कहा कि मैं इन्वेड कर रहा हूं जी, उसी दिन से हमें आई मीन एटलीस्ट आई थिंक मेनी पीपल वुड हैव थॉट, फॉरगेट कि यूक्रेन में इतनी लंबी खिंच जाएगी, वो छोटा क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट है नो डाउट, बट द पॉइंट इज कि लड़ाई तो अब इटर्नल हो गई है, अगले 5, 10, 15, 20, 50 सालों के लिए शायद। अब जहां तक बात रही यूक्रेन में इतनी लंबी खिंचेगी, दुनिया सोच रही थी और कहा जा रहा था कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 2 दिन में कर देंगे, हो सकता है उसने कहा, तो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी रशियन शायद 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे, शायद रशियंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक रशियंस ने जितना मासिव अरेंजमेंट्स किया है, अब देखिए क्या क्या बड़े बड़े कॉन्वॉयज तीनों डायरेक्शन से आ रहे हैं, तैयारी करना, उनको फील्ड में ले जाना, ये कह रहे हैं कि टैंकों में देरी हो रही है, यूक्रेनियंस ब्रिज उड़ा दे रहे हैं। मानिए आपके यहां तक पहुंचने में एक ब्रिज का रास्ता और एक सड़क का हो, उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, उस सड़क में बम गिरा दिया बड़ा सा, तो अब आपके दूसरे के टैंक वहां रुक गए। तो कॉमन चीजें हैं, इस तरह की चीजें करी जा रही है। बट यस, रेजिस्टेंस आ रही है, बट एक जगरनॉट, जैसे कहते हैं ना जगरनॉट, वो आ रहा है रशिया का, और वो कीव को सराउंड करेगा। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे पता नहीं, पर काफी इनके जो जी, तो बहरहाल आने वाले दिन हैं, लगातार काफी इसमें सभी की नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं। मुहिबुल हक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जब जो बाइडेन ने खिताब किया, उन्होंने पूरी तरह से वो खड़े नजर आए, अपने बयान में भी उन्होंने कहा, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम की वो लगातार बात करते रहे कि हम ये करेंगे या सैंक्शंस करेंगे, फौरी तौर पर क्या कुछ यूक्रेन को मदद की जाएगी? क्योंकि ज़ेलेंस्की का कल भी हमने बयान देखा था, जिस तरह से एक इमोशनल ज़ेलेंस्की कल नजर आए, और फिर हमने ये भी देखा कि ईयू कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा नजर आया। फौरी तौर पर इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो सबसे पहली बात यह है कि एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे मशहूर थ्योरी जो है वो रियलिस्ट थ्योरी है, और उसमें यह कहा जाता है कि सेल्फ हेल्प जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में। कोई भी कंट्री जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो उसको अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे ही डिपेंड करना पड़ता है, और उसको अपनी फोर्सेस से ही लड़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए नाटो कंट्रीज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इसकी हिफाजत करें या उसकी तरफ से लड़ें। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यूक्रेन को यकीनन वो आर्म्स और वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं। जो रशिया के खिलाफ रेजिस्टेंस है उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह की बातें आ रही है कि ऑटोमेटिक वेपन्स, बहुत ही एडवांस वेपन्स जो ये जो यूक्रेनियन फाइटर्स हैं या यूक्रेनियन आर्मी जो यूज कर रही है, तो रेजिस्टेंस बहुत ही स्टिफ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो यूक्रेनियन नेशनलिज्म है वो बहुत जबरदस्त उभर के सामने आया है, पैट्रियटिज्म के जज्बे से लोग लड़ रहे हैं, औरतें, मर्द, सिविलियन, सब पॉपुलेशन, यानी एक समझिए कि वार जोन में जिस तरह से लड़ा जाता है वैसे लड़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका की अगर पूरी बात देखें आप, तो अमेरिका जानता है कि मिलिटरली अगर वो कन्फ्रंट करेंगे रशिया को तो ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। या नेटो कंट्रीज भी जानती हैं, खास करके जो यूरोपियन जो ममालिक है वो जानते हैं कि वार का मेन थिएटर जो है वो यूरोप बनेगा, अमेरिका नहीं बनेगा। तो ऐसी हालत में नेटो कंट्री मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ये तो हमें जान लेना चाहिए। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे नहीं उतरेंगे क्योंकि ये वॉर किसी भी हद तक जा सकती है, और दो न्यूक्लियर पावर जब आपस में नबर्द आजमा होते हैं तो एक न्यूक्लियर डिटेरेंस की थ्योरी काम करती है, यानी जिसे कहते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का फियर, जिसे कहते हैं मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
तो वो दोनों को मालूम है कि म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन का वो फेस करेंगे, इसलिए वो सैंक्शन और आइसोलेशन इन तमाम चीजों पे अमल करते हुए यूक्रेन को जिस तरह का सपोर्ट वो देते रहेंगे, और एक जमाना आएगा कि रशिया को फिर और ज्यादा रिटेलिएट करना पड़ेगा। सर यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये जो वॉर है ये पूरा वर्ल्ड में जो है, जो सोचने का अंदाज है सुपर पावर्स का, खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ, उसको कहीं ना कहीं तब्दील कर देगा, कुछ चेंजेस लाएगा? देखिए, जो मेजर पावर्स है वर्ल्ड के, खास करके अगर सुपर पावर्स को देखें, अगर रशिया को देखें तो सोवियत यूनियन के डिमाइज के बाद भी रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर की हैसियत से और एनर्जी सुपर पावर की हैसियत से मौजूद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पावर होता है वर्ल्ड में वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि हमने अमेरिका का यूनिपोलर डोमिनेंस देखा है 1991 से लेकर के 2008 तक, जब तक रशिया ने असर्ट नहीं किया था। इराक में एक अनजस्ट वार लड़ी और 20 लाख लोगों को तकरीबन मार दिया। अगर आप देखें पूरी मिडिल ईस्ट की तबाही, इजराइल के साथ जो उनकी पैम्परिंग और पैलेस्टीनियन कॉज को बिल्कुल खत्म कर देना, तो जो अमेरिका इसको मोरली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो इंग्लिश मीडिया है बतौर खास, अगर आप देखें हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है, तो जो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेजिटिमाइज जो कर रहा है अमेरिका अपने सैंक्शन को और रशिया को जो आइसोलेट करने की कोशिश करता है, जैसे लीबिया में कभी कर्नल मोहम्मद कज़ाफी को, कभी इराक में सद्दाम हुसैन को विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, आज वैसे ही विलेन बना करके पुतिन को सामने प्रोजेक्ट करना है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉन मेजर ने जो किया वो बहुत अच्छा था, अगर आप देखें तो अल्टीमेटली ये जो पूरी पॉलिसी होती है जिसमें ये जस्टिफाई करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं नैरेटिव को, उसमें वेस्ट हमेशा बाजी ले जाता है। जी बिल्कुल सर, आपसे हम लगातार कई अहम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, कई अहम चीज़ों पर हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। रोबेन सचदेव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हम अपने जो हिंदुस्तान के जो बच्चे वापस आ रहे हैं, जो वहाँ पर लोग वापस आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम ये मैसेज दे रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। इतने सारे चैलेंजेस हुए, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी तरफ से पूरी कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द हम अपने जो भी वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको ले आएँ, न सिर्फ अपने लोग बल्कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ के बच्चों को भी, वहाँ के लोगों को भी बाहिफाजत लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पूरे अमल के बाद क्या आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान की, भारत की तस्वीर भी ग्लोबल मैप पर बदलेगी, बदल रही है? आप इतने सारे अहम क्वेश्चंस पूछ रही हैं और मेरे से पहले स्पीकर ने इतने अच्छे से करा, इतने पॉइंट्स की मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। बट एक चीज मैं बच्चों पे आऊंगा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हमें ये देखना चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि दुनिया में कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है और क्या कर सकता है। जैसे आज अमेरिका टोटल रशिया को कार्ड दे रहा है, मास्टर कार्ड पे, वीजा नहीं चल रहे वहां पे लोगों को, कल को भारत का कुछ सिचुएशन हो, भारत में कट जाए कार्ड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रुपए ज्यादा, कार्ड ज्यादा चलाना चाहिए। वो तो एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, पॉइंट इसकी। और इधर अभी हम भारत अगर अमेरिका की तरफ झुके, अमेरिका बोलेगा इस समय तो मेरे साथ या उसके साथ का माहौल होने जा रहा है, राइट, इधर आओ नहीं तो व्हाटएवर, तो ठीक है हम अमेरिका की तरफ झुके, रशिया बोलेगा ठीक है भारत, मैं तुम्हारे को आपसे डिफेंस सप्लाईज बंद, फ्यूचर के छोड़ो, तुम्हारी जो मेंटेनेंस वाली वो भी नहीं मैं देता आपको, खत्म करो बात। तो माहौल ये हो गया है हर जगह की, खत्म करो बात एंड बी स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग बहुत मेजर चीजें होने वाली हैं शुरू, तो हमें इन चीजों को तैयार करना है। अगले 10, 20, 50 साल में अपने को कुछ पता नहीं कौन क्या कर दे, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो हमें अपने को इससे लर्न करना चाहिए। दैट्स व्हाट। नाउ कमिंग टू बच्चों की बात का, इसमें ऐसे डेफिनेटली यस पॉइंट इज आपका पहले ये भी था ना कि वर्ल्ड लीडर्स को क्या लर्न करना चाहिए इस जो भी चल रहा है पुतिन से, तो वर्ल्ड लीडर्स को लर्न करना चाहिए भारत को कि क्या है। नाउ चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन में भारत सरकार क्या कर सकती है, इस समय जो करी है वो केवल बॉर्डर्स पे कर सकती है, यूक्रेन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के पास अभी भी मौका है, इनफैक्ट मैं 4 दिन से बोल रहा हूं, जहां भी मुझे मौका मिल रहा है, इंक्लूडिंग आई हैव रिटन, हमारे थिंक टैंक ने एक वो भी इशू करा है कि भाई इंडिया यूनाइटेड नेशंस को बोले आप एक यूएन मिशन बनाओ मिलिट्री बच्चों के लिए, जो कि यूक्रेन के अंदर जो बच्चे फंसे हैं उनको शहरों से निकाल करके बॉर्डर्स तक लाए।
इंटरनेशनल किसी पूरी दुनिया के बच्चों के। पहले आपने जो बात कही ना कि भारत ये भी कह रहा है अपने पड़ोसी देशों के बच्चे लाएगा, वो तो हम बॉर्डर से ला रहे हैं ना। मैं ये बात कर रहा हूं कि भारत ये रखे, यूक्रेन में करीब 80,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं शायद। अब मानो इस समय वहां फंसे हुए मानो 50,000 होते, 40, ठीक है, उसमें से मानो 10,000 हमारे हैं। तो यूएन को हम कहते हैं कि काम नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, इट्स अ डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर भारत ये प्रपोजल रखे यूएन में, आई थिंक रशिया भी मना नहीं करेगा, यूक्रेन भी मना नहीं करेगा, अमेरिका, चाइना कोई मना नहीं करेगा। कॉमन सेंस है, किसी भी देश के बच्चे हो, घाना, मोरक्को, नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, क्योंकि इसी तरह के देश, बांग्लादेश, इसी तरह के बच्चे ज्यादा जाते हैं यूक्रेन में पढ़ने। बट एनीवे किसी भी देश के हो, तो भारत दुनिया में अपनी छवि बढ़ाए, ऐसे ना लीडरशिप लाए और दुनिया को माना इसमें लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगी इस तरह के यूरोप को एग्जीक्यूट करने में। बट यूएन वहां ट्रक्स भेजे, अपने ब्लू ट्रक्स विद ब्लू सोल्जर्स, वो जो ब्लू हैट्स होती है। एंड इंडिया इन द पास्ट पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। ओके, सो व्हाई नॉट इंडिया बोले 5,000 हमारे जाएंगे, बाकी देश तुम भी डालो, कितने चाहिए टोटल? ओके, 50,000 सोल्जर चाहिए, ठीक है, 10,000 इंडिया, बाकी और डालो, ये सारे ब्लू यूनिफॉर्म में जाए। जी सर, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात कही है। हमारे इस डिस्कशन का मकसद भी यही है कि किस तरह के आगे इम्कानात हो सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे आपने बात कही। हक साहब, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सज्जवा साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इससे आगे, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हुए दो चीजें कहूंगा। एक तो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर हमें यूज करते हुए ये बात करनी चाहिए कि 48 आवर्स का सीज फायर होना चाहिए यूक्रेन में। दोनों पार्टीज यानी यूक्रेन और रशिया 48 आवर्स का सीज फायर करें, डिक्लेयर करें, यूनाइटेड नेशंस के जरिया ये हो। और उस 48 आवर्स में तमाम जो लोग, यानी यूक्रेन एक बड़ा डेस्टिनेशन है पूरे साउथ एशियन कंट्रीज के बच्चों के लिए, तो उसमें 48 आवर्स में तमाम लोग अपने अपने मिशन के जरिया तमाम बच्चों को या जो भी उनके नेशनल है उनको निकाल लें। दूसरा जो इंडिया की तरफ से इकदाम होना चाहिए, और सज्जवा साहब ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि देखिए ये जो ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चेंज हो रहा है, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये टाइम है हमें नैम को रिवाइव करने का। इसलिए कि हम साइड लेने की पोजीशन में नहीं है, ना हम रशिया के साथ खड़े हो सकते हैं, ना हम अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमारा जो बहुत ही टेस्टेड जो हमारी मूवमेंट रहा है, जिसके हम पायनियर रहे, हिंदुस्तान पायनियर रहा है उस मूवमेंट का, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें आने वाले दिनों में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चाहे न्यू दिल्ली में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में नैम की एक हंगामी मीटिंग होनी चाहिए, और उस मीटिंग में इस पूरे इशू को डिस्कस करना चाहिए कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इसलिए सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी जो ये डिस्कशन है इसका थोड़ा सा ये भी मतलब निकल कर आ रहा है कि क्या अब रीथिंक करने की ज़रूरत है जो वर्ल्ड पूरी स्ट्रैटेजीज हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, बहुत सारी पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी तक हो रही हैं, अब इस वक्त के बाद फिर से दुनिया को मिल बैठकर एक सोचने की ज़रूरत है किस तरह से नई चीज़ें जो हैं उसमें लाई जाएंगी। दोनों से मैं पूछूंगी। मुहिबुल हक साहब, पहले आप। देखिए, मैं ये बहुत अहम सवाल है ना आपका ये जी। अब हमारे पास एक मौका है कि जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने पूरे स्ट्रक्चर की वजह से, जो उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उसकी वजह से जिस तरह से हेल्पलेस नजर आ रही है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा शुरू से एजेंडा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, उसको और मजबूती से उठाना चाहिए हमें। कि देखिए, ये 5 बिग बॉसेस ही अगर इंटरनेशनल रिलेशंस या और ग्लोबल एरिना में सारे डिसीजन लेते रहेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आती रहेगी, जैसे कभी 1950 कोरियन वॉर में आई थी, और अब जैसे यूक्रेन की पोजीशन पे आएगी। रशिया तो वीटो करेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अल्टीमेटली उस पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को बहुत अच्छे से उठाना चाहिए। दूसरी अहम बात ये होनी चाहिए कि देखिए, ग्लोबल जो चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो है, और सज्जव साहब कह रहे थे कि वो सिचुएशन आएगी जिसमें अमेरिका कहेगा कि नाउ यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो ऐसी हालत में तो हम बहुत अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। सो व्हाई नॉट टू गैल्वेनाइज द सपोर्ट ऑफ मेजर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और 70-80 कंट्रीज आपके साथ खड़ी रहेंगी, और इंडिया का जो इंटरनेशनल एरिना में मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत आपका असर जो कम हुआ था जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, जिस तरह का असर था,
आप फिर से रीगेन करेंगे और हम एक मोरल रेस्पेक्ट कमांड करेंगे पूरे इंटरनेशनल एरिया में। हम पीस की बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, हम यूएन चार्टर की बात करेंगे, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस की बात करेंगे। वो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। मैं ये समझता हूं कि इस पे हिंदुस्तान को गौर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वही सचदेव जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या रीथिंक करने की ज़रूरत है? जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत कुछ जो पर्सपेक्टिव है वो अब बदल जाएगा, बदलना चाहिए? मैं इसको दो भागों में आंसर करूंगा। बिल्कुल सर। पहला पार्ट मैं कहूंगा, मैं हिंदू विचार में सोचा जाता है कि ये कल युग है, राइट? शायद कि भाई हम कल युग में रह रहे हैं, अलग अलग शायद युग हुए होंगे या कल युग में हम रह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं, वी आर नाउ लिविंग इन कल युग 2.0। रीजन बीइंग, बिफोर दिस वॉर इवन, देखिए ह्यूमैनिटी ने जब से पैदल चलना शुरू करा है तब से इतना बड़ा कभी ऐसा माहौल नहीं आया कि दुनिया में 2 साल के लिए हर बंदा, चाहे किसी गुफा में हो, घर में हो, होटल में हो, बिल्कुल सही है। कोविड पहली बार जी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ गया है और अब क्लाइमेट चेंज घरों में आ रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं न्यूयॉर्क के शहरों में, सबर्ब्स में, जहां होते नहीं थे, आगे लग रही है फॉरेस्ट में, राइट? बिल्कुल। तो क्लाइमेट चेंज सडनली रियल हो गया है पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में। ओके, तीसरी बात यही चल रही थी कि एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर नंबर 1 शायद नंबर 2 से कंपटीशन में आ गया, और नंबर 1 बोल रहा है नंबर 2 जो कह रहा है कि मैं नंबर 1 बनूंगा, यानी कि चाइना। नंबर 1 ये कह रहा है कि मैं तेरे को कभी नंबर 1 नहीं बनने दूंगा। ये अभी तक चल रहा था, राइट? तो ये सारी चीजें मिला के और हम 2 साल बाद घरों से निकले हैं, तो ये कलयुग 2.0 है। हर इंसान अपनी जिंदगी भी दोबारा सोच रहा है, रीथिंक। हम इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं हेल्थ के बारे में, फैमिलीज के बारे में, लाइफ जॉब्स के बारे में, राइट? देश भी अब सडनली, और ट्रंप ने इतनी उथल पुथल मचा दी थी कि दुनिया को उथल पुथल की आदत सी हो गई थी, हो भी सकता है, कर भी सकते हैं, राइट? तो अब जब उठे हैं, एक तरह का ये सिस्टम रीबूटिंग हो रहा है जी। तो एवरीवन इज लुकिंग, ये दुनिया दोबारा शुरू हो रही है। ओके, और इस वक्त अलग अलग रोल्स अब इन क्लियर कट डिफाइन हो रहे हैं। और ये जो वॉर रशिया, ये ऑलरेडी हो रहा था, और इसमें मेंटल पीस नंबर 1, मन की शांति और पीस जो बात अभी कह रहे हैं, नंबर 1 चीज है इस समय दुनिया में। जो नंबर 1 चीज चाहिए, होप। देखिए, इंसान होप पे जीता है, यूक्रेन वालों को होप चाहिए इस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंडिया को मैसेज ऑफ होप एंड पीस, और इंडिया की बड़ी अच्छी विजडम और इंडिया की इमेज है दुनिया में, हमें इसे अच्छे के लिए लाना चाहिए आगे। बिल्कुल। ओके, तो आई डोंट नो, मैंने आपका क्वेश्चन क्या था, बट कुछ और होता है। वही बात, आप बिल्कुल उसी नहज पे जा रहे हैं कि क्या फिर से तमाम चीज़ों को जो सेंचुरीज से चली आ रही हैं, पॉलिसीज हैं, क्या उनको फिर से रीथिंक करने की जरूरत है, फिर से एक नया शेप देने की जरूरत है? ठीक, ये मैं अभी तक जो बात कर रहा था, मैं ओवरऑल कर रहा था, मैं वापस से इंडिया के इंटरेस्ट में आ रहा हूं, रीथिंक करने की। तो हमें रीथिंक ये करने की जरूरत है कि ये सिनेरियो सोचो, कभी या तो रूस हमें टोटल काट दे, या हम अमेरिका को काट दें, नहीं, नॉट अमेरिका, या अमेरिका हमें काट दे। तो क्या सिनेरियो हो सकते हैं दोनों केसेस में, और उन दोनों सिनेरियो को हम कैसे हैंडल करेंगे? ओके, आई मीन, जैसे मैं क्रेडिट कार्ड का आइडिया दे रहा हूं आपको, बात कह रहा हूं, मैंने लिस्ट बना रखी थी, फॉरेन डिपॉजिट्स। भारत अपने, हम सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट कहां जमा करते हैं जी। ओके, कल को खुदा ना खास्ता हमारा कुछ एक या कुछ चीजें, और ये मैं बात कर रहा हूं अगले 10, 20, 50, 100 सालों की विजन से, राइट जी, कि आपने कहां रखे अपने डिपॉजिट्स, आपके रिजर्व। धार आपका सेंट्रल बैंक आधा जब्त हो गया रशिया का आज, ठीक है। अच्छा, इसमें मैसेज हमारे अंबानी, अडानी, हमारे रिच लोगों को भी है, सेम है। जैसे इन्होंने ओलिगार्क्स की यॉट्स सीज कर दी, बंद कर दी, कल को इंडिया ने कुछ एक्शन करा जिसके चक्कर में, अब बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर रशिया ने हमें हर्ट करने का सोचा, तो रशिया से हम कहां एक्सपोज्ड हैं? हम सबसे ज्यादा डिफेंस पे एक्सपोज्ड हैं। उसके अलावा क्या हमारा एक्सपोजर है टू रशिया? वी हैव टू थिंक। ओके, और वहां से चाइना से कॉम्पिटिशन, तो वी आर हेडिंग इनटू वेरी क्रिटिकल टाइम्स। मुल्क साहब, बहुत जल्दी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे
इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके नताइज हैं, वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगे? देखिए, ये डेडलॉक की सिचुएशन तो बनी रहेगी और इस सिचुएशन इस तरह से रहेगी कि रशिया जो है जिस तरह से एडवांस कर रहा है, वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर करेगा और जहां तक काबिज है उन इलाकों पे कब्जा जारी रखेगा जी। तो जाहिर सी बात है बार्गेनिंग पोजीशन में रशिया आ जाएगा जब वो बहुत सारे इलाकों पे काबिज आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज ये कहेंगी कि आपको क्रीमिया भी छोड़ना होगा जो 2014 में आपने लिया था, सिवास्तोपोल भी छोड़ना होगा जो आपने लिया था, जॉर्जिया से साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया जो आपने काटा था उसे भी जी वापस सर, करना होगा। अपने दोनों मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन लगातार आप दोनों से हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। मुहिबुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रोबेन सचदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।